कहानी एक ऐसी लड़की की जिसकी शादी करा दी जाती है एक बरगद के पेड़ से। अब उसे बरगद के पेड़ के पास ही रहना है। वो बरगद के पेड़ से प्यार करने लगी है, उसे अपना पति मानने लगी है। लेकिन आगे ये ऐसा भयानक मोड़ लेने वाला है जो आपको देख के शॉक कर देगा। अंडररेटेड मूवी की श्रृंखला में हम लेके आ गए हैं सती नाम की फिल्म को, जो एक बंगाली फिल्म है। तो मैंने इसका भावानुवाद करने की कोशिश की है, गलतियों पर क्षमा कीजिएगा। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है एक शव यात्रा को। एक शव को गांव के लोग लेकर जा रहे हैं। हालांकि ये काफ़ी दुखद माहौल है, पर ये दुखद माहौल और ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम देख पाते हैं कि एक शव के पीछे एक जिंदा लड़की भी चल रही है। वो शव में जो आदमी रखा है उसकी पत्नी थी, और उस समय भारत में सती प्रथा का बोलबाला था। तो गांव वालों की मान्यता के अनुसार इस लाश के साथ उस लड़की को भी जलाया जाएगा। गांव की महिलाएं उस लड़की के लिए कोई भी स्टैंड नहीं ले रही थी, बल्कि उसकी पूजा पाठ करते हुए चल रही थी। रोने वाली औरतों में सिर्फ थी उसकी माँ, जो उस लड़की से बार बार चिपक चिपक के रो रही थी और दुख में तो ज़मीन में गिर भी जा रही थी। पर पुरुषों की इस बात पर कोई भी नज़र नहीं थी। लीड कर रहा था एक पंडित, जिसका कहना था कि जिस भी परिवार की महिला सती होती है वो साक्षात देवी होती है, इसलिए उस परिवार का समाज में सम्मान और ज़्यादा बढ़ जाता है और पूरे समाज के लिए वो परिवार पूजनीय हो जाता है। अगले ही पल हमें उस लड़की की चीख सुनाई देती है। जाहिर सी बात है, शव के साथ उस जिंदा महिला को भी जला दिया गया था, और ये सब दृश्य दूर से देख रही थी एक प्यारी सी लड़की। और ये कहानी इसी लड़की की ही तो है। इस प्यारी सी लड़की का नाम उमा है, जो कि बोल नहीं सकती, बस गांव में घूमती रहती है। और उसका दोस्त है बरगद का एक पेड़, जिस पेड़ पर बैठती है, थोड़ी देर तक उसके साथ रहती है। कुछ औरतें जो उस बरगद के पेड़ की पूजा करके गई रहती है ना, उन चूड़ियों को उठा लेती है, पहनती है, खुश होती है और खेलती है। अब हमें उमा की कहानी दिखाई जाती है, जो गांव में अपने मामा मामी के साथ रहते हैं। यानी उमा अनाथ है। अब एक अनाथ लड़की अगर मामा मामी के घर रह रही है तो कितना प्यार मिलता होगा, आप खुद ही सोच लीजिए। और हमें अगले ही पल ये पता भी चल जाता है कि उमा के घर वाले यानी उसके मामा मामी उससे कितना प्यार करते हैं। उमा के परिवार से मिलने अक्सर गांव का एक मास्टर आया करता था। तो मास्टर जी आज फिर से उमा के परिवार से मिलने आते हैं और बातचीत शादी की उठ जाती है। और उमा की मामी अपने अंदर का जहर मास्टर के सामने उगलने लगती हैं। वो कहने लगती हैं कि 3 महीने की थी जब इसकी माँ मर गई थी, मेरे सीने पे छोड़कर चली गई। बचपन से इसे पाल पोस के बड़ा किया है, पर है तो गूंगी लड़की, आखिर इससे शादी करेगा कौन? ऊपर से कुंडली में भी दोष है। अब जब इसकी शादी होगी तभी तो मेरी 4 लड़कियों की शादी होगी ना। और पता नहीं, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि काश ही इसका पति मर जाता, ये सती हो जाती, तो हमारे परिवार की इज्जत बढ़ जाती, जिससे मेरी बेटियों को और ज़्यादा अच्छे परिवार में शादी होने का मौका मिलता। देख रहे हैं दोस्तों, अपनी माँ ना होने पर आप जिसको माँ समान समझोगे, जरूरी नहीं है कि वो फीलिंग म्यूचुअल हो। इतना ज़्यादा जहर और इतनी ज़्यादा बुरा सोचती थी मामी उमा के बारे में। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उमा बर्तन मांजने के लिए गांव के नदी की तरफ जा रही थी। गांव के नदी की तरफ में उसे एक आदमी मिलता है जो उमा से उमा के ही मामा का पता पूछ रहा था। अब उसे नहीं पता था कि उमा बोल नहीं सकती, तो ऐसे में उमा बर्तनों की आवाज़ करते हुए खुद ही उस आदमी को अपने घर लेकर जाती है। ब्राह्मण मामा ये देखकर चिढ़ जाते हैं कि कौन अनजान आदमी हमारे घर में घुस आया, कहीं कोई नीच आदमी का आदमी तो नहीं है, या कोई चोर उचक्का। शुरू में वो उस आदमी को चमकाने धमकाने लगते हैं और धमकी भी देते हैं कि उनके घर से निकल जाओ, वरना हल्ला कर करके पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर देंगे। जिसके बाद वो आदमी अपना परिचय देता है। यह आदमी था मामा जी की बड़ी बेटी का पति। वास्तव में उस समय बाल विवाह का प्रचलन था, तो काफ़ी छोटी उम्र में ही मामा जी ने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी थी। शादी के बाद होने वाला दूल्हा अपने घर चला गया था और बहुत ही कम समय के लिए ही यहाँ आया करता था, लेकिन अपने साथ अपनी बीवी को लेकर नहीं जाता था, जिसके कारण मामा की बड़ी बेटी मामा जी के साथ ही रहा करती थी। अब वो आज फिर आया था पैसे मांगने के लिए। निर्धन ब्राह्मण के पास उस समय पैसे नहीं थे, तो उसकी बेटी ने खुद के सोने की कान की बालियां अपने पति को सौंप दी। हमेशा की तरह अगली सुबह वो आदमी उन कान की बालियों को लेकर निकल गया। अब फिर से मास्टर जी सुबह मामा से मिलने आते हैं। मुद्दा वही था कि आखिर इसकी शादी कहाँ करवानी है। खैर, उमा तो बाहर निकल गई। आज बाहर जाते जाते उसने पड़ोस के पेड़ से कुछ अमरूद तोड़ लिए, जिस अमरूद को मामा के बेटे ने देख लिया। अब लड़का छोटा था, शैतान था, तो वो उन अमरूदों को चुराने की कोशिश करने लगा। उमा भी अपने बचपने में भाई के साथ लड़ने लगी कि उसके अमरूदों को चुराए मत। अच्छी खासी छीना झपटी दोनों में होने लगी।
अब उमा कुछ बोल तो सकती नहीं थी, तो मुंह से जो दांत थे उससे उसने उस बच्चे के हाथ में काट लिया। लड़का अपनी गलती तो बताएगा नहीं, माँ के पास जाके रोना गाना करने लगा कि उमा ने दांतों से उसे काट लिया और अब तो वो चोरी भी करने लगी है, पड़ोसी के अमरूद चुरा रही थी। तो मामी भी बरस पड़ी। जब उमा घर आई तो पहले झाड़ू से मार मार के उसका स्वागत किया और घर से भी निकाल दिया। उमा भी रोते रोते चली गई अपने इकलौते दोस्त बरगद के पेड़ के पास। थोड़ी देर रोती रही, लेकिन जाएगी भी कहाँ, कोई और ठिकाना तो उसका है नहीं। अब मास्टर जी फिर से एक बार मामा जी से मिलने आते हैं और आज वो एक तरकीब लेके आए थे। वो कहते हैं कि उन्होंने पंडित से बात की है उमा के कुंडली के दोष के बारे में। तो पंडित जी ने कहा है कि उमा की शादी किसी पूजनीय पौधे या किसी बरगद के पेड़ से करवा दो। अब ऐसे में मामा का बड़ा बेटा सवाल पूछता है, अगर उमा की शादी बरगद के पेड़ से होगी तो उमा रहेगी कहाँ? पेड़ के पास। ये सवाल सभी के होठों पर चुप्पी ला दिया था, लेकिन मामा जी को इस सवाल से ज्यादा शादी की बात जची। तो अगले ही पल वो पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं कि भाई ये कैसा सॉल्यूशन है, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। यहाँ पे पंडित जी समाज के सभी पुरुषों को सीख दे रहे थे कि सती प्रथा कितनी अच्छी है। जो भी महिला सती होती है वो साक्षात माँ का रूप होती है और उसे माता की तरह ही सदगति की प्राप्ति होती है। जिस परिवार की महिलाएं सती हो जाती हैं उनकी समाज में काफी ज्यादा इज्जत होती है। जिसके बाद वो उमा की कुंडली को पढ़ते हैं और बताते हैं कि जो भी लड़का उमा से शादी करेगा वो मर जाएगा, जिसके कारण उमा को सती होना पड़ेगा। अब ये बात उमा की मामी के लिए तो बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि वो चाहती तो यही थी ना कि उमा सती हो जाए, समाज में उनकी इज्जत बढ़ जाए और उनकी बेटियों की अच्छे घर में शादी हो। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये थी कि भाई जिस लड़के को पता है कि उमा से शादी करते ही उसकी मौत होने वाली है, वो उमा से शादी करेगा भी क्यों? और ऊपर से वो थी भी गूंगी। तो जो उपाय बताया गया था उस पर अमल किया जाता है। उमा की बरगद के पेड़ से अगले ही दिन धूमधाम से शादी करा जाती है। बेचारी गूंगी लड़की कुछ बोल भी नहीं पाती, आखिर उसकी सुनता ही कौन था यहाँ पर। उमा शादी की पूरी रस्मों को निभाई जा रही थी जैसा उसे कहा जा रहा था, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ अपने मामा पर थी। जैसे वो बुझी हुई आंखों से पूछना चाह रही है कि मेरे साथ आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आखिर मेरा भविष्य क्या है और क्या मैं आपके घर आ पाऊंगी? शादी के बाद रात को उसे वहीं छोड़ दिया जाता है और वो भी पेड़ की ओट में छुपकर सो जाती है। बेचारी उमा अगली सुबह अपने भोले मन को लेकर वो फिर से मामा के घर पहुंच जाती है, क्योंकि मामा के घर से उसका लगाव कम तो हुआ नहीं था। घर के थोड़े काम निपटाती है, हाथ बटाने की कोशिश करती है, जो देखकर उसकी मामी खुश तो नहीं थी, पर फ्री की नौकर मिल रही है तो बुरा भी किसे लगेगा। जिसके बाद वो अपने मामा के पास जाती है और बस बैठ जाती है, कुछ नहीं कहती, बस टुकुर टुकुर उन्हें देखती रहती है। मामा कमर से एक चाबी निकालते हैं और उमा को आदेश देते हैं कि सामने की तिजोरी को खोले। जब वो संदूक को खोलती है तो उसमें छोटी सी पेटी निकलती है जिसमें उसके माँ के कुछ निशानी और सामान थे, जिन्हें देखकर उमा खुशी से पागल हो जाती है। सारे सामान को बटोर कर फिर से बरगद के पेड़ के पास पहुंचती है, जैसे अपनी खुशी उसे बता रही हो कि देखो मुझे आज क्या मिला। खैर अगले दिन की बात है, अगले दिन फिर से वो मामा के यहाँ काम करने जाती है, लेकिन आज एक दुख खबरी उनका इंतजार कर रही थी। मामा जी खत्म हो गए थे और मामा के खत्म होते ही परिवार में जैसे गरीबी और दुख छा चुका था। इस दुख का कारण कौन था? अब तो मामी ये नहीं कह सकती ना कि ये सब उमा के कारण हो रहा है, तो सब बस अपने अपने हिस्से के दुख को झेल रहे थे। उमा भी यहाँ आती, काम करती, शाम को वापस बरगद के पेड़ के पास जाकर उसकी ओट में सो जाती और औरतें जो चढ़ावा जाती थी उसे छोड़कर कभी चूड़ी पहनती, कभी बिंदी लगाती, कभी मांग में सिंदूर भरती। उसका छोटा सा ओट बरगद का पेड़ उसका घर बन गया था। एक बार की बात है, जब वो अपनी मामी के यहाँ जाती है तो देखती है कि गाय ने नया बछड़ा दिया है। बेचारी उमा खुश हो जाती है और उस दिन वहाँ पर मछली लेके बहुत दिन बाद टीचर यानी कि मास्टर भी आए हुए थे परिवार वालों से मिलने के लिए। पर आज मौसम खराब था, आंधी तूफान के साथ बारिश भी आ गया। ऐसे में शाम काफ़ी हो गई थी, मास्टर को अपने घर जाना था। तो मामी उमा को कहती है कि जाकर मास्टर को उसके घर छोड़ के आ जाओ। अंधेरे में छाता को थामे उमा मास्टर के घर जाती है और उन्हें घर तक छोड़ती है। लेकिन आज की आंधी उमा की जिंदगी में तूफान लाने वाली थी। अकेली उमा को देखकर मास्टर का मन मचल गया और उसने उसके साथ गलत काम किया, जिसके बाद उसने उमा को धमकाया कि इस बात को वो किसी से भी ना बताए। अरे गूंगी लड़की किसे क्या ही बताएगी। उमा इस राज को अपने सीने में छुपाए वापस बरगद के पेड़ पर आ गई। रोते रोते वो काली रात खत्म हो गई, लेकिन उमा की सुबह भी कुछ अच्छी नहीं जाती। सुबह देखती है कि मास्टर की जो पत्नी थी वो मायके से वापस आ गई है। उमा नजर नहीं मिला पा रही थी किसी से भी। वो जाकर पेड़ की ओट में छुप जाती है और बस मास्टर और उसकी पत्नी को देखती रहती है। शाम को मास्टर और उसकी पत्नी घर में सभी से मिलने के लिए आते हैं,
जहाँ भी उमा बस छुपी हुई थी। मामी को ऐसा लगता है कि उमा काम चोरी कर रही है, काम करना नहीं चाह रही है, तो बस उमा को जबरदस्ती खींच के आंगन में लाती हैं और फिर से उससे मारपीट करती हैं। उमा को काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती महसूस होती है, पर वो कह भी क्या सकती थी। कुछ दिन बाद की बात है, उमा का मन मचलने लगा था। एक दिन वो घर में छुपकर इमली खा रही थी, जिसे घर वालों ने देख लिया। अब घर वालों को उमा पर शक होने लगा था कि उमा किसके साथ मुंह काला करके आई है और किसका बच्चा अपने पेट में पाल रही है। ऐसे में गांव की एक बुजुर्ग औरत को बुलाया जाता है, जो एक दवाई थी जो उमा की मामी को पकड़ा कर कहती है कि खिला दो, इससे बच्चा गिर जाएगा। अब ये काम करेगा कौन? मास्टरनी को ये काम दिया जाता है और मास्टरनी उमा के पास मिलने के लिए उस पेड़ के नीचे जाती है। बेचारी उमा अपनी गोद में अपना सिर छुपाकर बैठी हुई थी। मास्टरनी उसे वो दवाई दे देती है और आंखों ही आंखों में उसे जज करने लगती है, जैसे जज कर रही हो कि पता नहीं किस आदमी के साथ रात बिता के आई है और पाप को पेट में पाल रही है। उसे उमा की काली करतूतें लग रही थी, लेकिन उसे ये नजर नहीं आ रहा था कि उसका गोरे मुखड़े वाला पति ही ये काला कर्म करने वाला है। उमा उस दवाई को खा लेती है, लेकिन उसका बच्चा नहीं गिरता। धीरे धीरे उसकी प्रेगनेंसी बढ़ती जा रही थी और समाज और घर में उसकी इज्जत कम होती जा रही थी। अब वो अपने मामा के यहाँ जाती थी, काम करती थी, लेकिन उससे बातें कोई नहीं करता था, जैसे सब उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। किसी को उसकी जरूरत है ही नहीं, कोई उसे अपनाना नहीं चाहता। एक बार फिर वैसे ही आंधी तूफान आते हैं। बेचारी उमा बहुत देर तक तो पेड़ की ओट में छुपी रहती है, लेकिन इतने आंधी तूफान में ये पेड़ भी उसे कितना ही बचाएगा। भाग के अपने मामा के यहाँ जाती है, इस सोच में कि उसे आश्रय मिलेगा, लेकिन सभी घर के अंदर चले जाते हैं, पर उमा को इनवाइट नहीं करते कि तू भी अंदर आ जा, कब तक बाहर खड़ी रहेगी, भीग जाएगी। उमा भी बहुत देर तक उन्हें देखती रहती है कि कोई तो आएगा जो उमा को अंदर लेगा। अगली सुबह जब आंधी तूफान रुकता है तो मामी बाहर आती है, परिवार के बाकी सदस्यों से पूछती है कि उमा कहाँ है, लेकिन आज उसे उमा की परवाह क्यों थी। एक्चुअली घर में इतना तूफान आया था, उमा ही तो काम करेगी ना, क्योंकि आंगन बिखर चुका था, पेड़ ढह चुके थे और इतनी सफाई करना उनके और उनकी बेटियों के बस की बात तो थी नहीं। उनका छोटा बेटा जब ऐसे ही घूमते घूमते बाहर जाता है तो जो दृश्य वो देखता है उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। अंदर आता है, परिवार के सभी सदस्यों को बुलाता है और परिवार के सभी सदस्य गांव के बाकी लोगों को। वो देखते हैं कि पेड़ के पास उमा मरी पड़ी है और साथ में उसका नवजात बच्चा भी। शायद कल उमा की डिलीवरी हुई थी और इतनी आंधी तूफान में आश्रय न मिलने के कारण बेचारी मर चुकी थी और अब सब बस मूक दर्शक बने तमाशा देख रहे थे। उमा के दुखों का अंत हुआ, जिसका लोगों को दुख था, लेकिन दुख इस बात का था कि मर कैसे गई। इस बात का नहीं कि उनके एक गलत डिसीजन के कारण उमा की पूरी जिंदगी तबाह हो गई। क्या होता अगर रात को उसे बुला लेते? क्या होता अगर सच में कोई अच्छा लड़का देख के उसकी शादी कराते? क्यों इन लोगों ने डिसाइड किया कि उमा की शादी बरगद के पेड़ से करनी है? इस जिम्मेदारी को कोई भी ब्राह्मण उठाने को राजी नहीं था। वो पंडित भी अपनी बात से मुकर चुका था और बस शांति से वहां से निकल गया। तो ये कहानी हमें शॉर्ट वे में डिस्प्ले करती है कि महिलाओं की स्थिति शुरू से कितनी ज्यादा खराब रही है और सती प्रथा नाम की प्रथा था, उसको भी उसने दिखाने की कोशिश की है कि उस समय के लोगों की मेंटलिटी क्या थी। हालांकि बहुत से समाज सुधारकों के प्रयास से ये प्रथा अब खत्म तो हुई है, पर यह कहानी कहीं ना कहीं उस समय के समाज का आईना दिखाती है। ऐसी अंडररेटेड कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।